स्वागत है आपका ऑडियो बुक गैंग में, जहां पन्ने नहीं पलटते बल्कि किस्से खुद चलकर आपके कानों तक आते हैं। किताबों की आवाज में डूब जाइए, बस सुनिए और सफर शुरू कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट बॉय एमिली एलिसन एंड लॉरेंस एलिसन बुक के बारे में। संदीप एक मिड साइज शहर में रहता था। उम्र कोई 30 के आसपास रही होगी और लाइफ ऐसी चल रही थी कि ना एक्साइटमेंट था, ना कोई खास डायरेक्शन। ऑफिस में उसकी नौकरी बस चल रही थी और पर्सनल लाइफ मानो ठहरी हुई हो। उसका वीकेंड भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल ही गुजरता था। कुछ नेटफ्लिक्स, कुछ सोना और बाकी वक्त मोबाइल स्क्रॉल करते रहना। एक दिन संदीप की नजर बुक स्टोर के विंडो पर पड़ी। वहां एक किताब रखी थी, रिपोर्ट लोगों को समझने के 4 तरीके। नाम सुनते ही उसे कुछ क्यूरियोसिटी हुई। लोगों को समझने के 4 तरीके। उसने सोचा शायद यही तो उसकी लाइफ में कमी थी। वह लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाता था। संदीप ने किताब उठा ली। किताब का कवर सिंपल था, लेकिन टाइटल इंट्रिंग था। उसने वादा किया, इस बार इसे पूरा पढ़कर ही छोड़ूंगा। घर आकर वह सीधा अपने सोफे पर बैठ गया और किताब खोल ली। किताब के पहले पन्नों में लिखा था, टू कनेक्ट इज टू अंडरस्टैंड। यह लाइन पढ़कर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी ही बात कही हो। उसकी लाइफ में यही प्रॉब्लम थी, कनेक्शन का अभाव। किताब के पहले चैप्टर का टाइटल था आध हियर प्रिंसिपल्स। उसने पढ़ना शुरू किया। हियर ऑनेस्टी, एम्पैथी, ऑटोनॉमी, रिलेशन। हर शब्द संदीप के दिमाग में गूंजने लगा। उसने खुद से कहा, यह तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहला प्रिंसिपल था ऑनेस्टी। किताब ने बताया कि अक्सर लोग बातचीत में सीधे सपाट सच नहीं बोलते। या तो डरते हैं कि दूसरा बुरा ना मान जाए, या फिर चीजें शुगर कोट करने लगते हैं। लेकिन ऑनेस्टी का मतलब था बिना घुमाए फिराए सच बोलना। संदीप को याद आया कि ऑफिस में उसके बॉस उससे अक्सर कहते थे कि वह बहुत डिप्लोमेटिक बनता है। उसे लगा शायद वह सही कह रहे थे। अगले दिन उसने इसे प्रैक्टिस करने की ठान ली। ऑफिस में एक कॉलीग ने उससे पूछा, संदीप क्या तुम मेरा प्रेजेंटेशन रिव्यू कर सकते हो? पहले होता तो संदीप मना नहीं कर पाता, लेकिन इस बार उसने साफ कहा, यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर अर्जेंट नहीं है तो शाम तक देख सकता हूँ। पहले तो कॉलीग कुछ हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, फेयर इनफ, थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट। उस दिन संदीप को लगा कि ऑनेस्टी ऑकवर्ड हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह ट्रस्ट बिल्ड करती है। उसने यह सीखा कि सच बोलना जरूरी है, लेकिन इसे कहने का तरीका मायने रखता है। दूसरा प्रिंसिपल था एम्पैथी। इसे पढ़ते हुए किताब ने समझाया कि एम्पैथी सिर्फ फीलिंग को समझने का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें जेन्युइनली फील करने का प्रयास है। यह प्रिंसिपल संदीप को कुछ ट्रिकी लगा। वह खुद सोचने लगा, मैं खुद इतना कंफ्यूज्ड रहता हूं, दूसरों के इमोशंस फील करना कैसे पॉसिबल होगा। शाम को उसने इसका एक्सरसाइज करने की ठानी। उसके फ्लैटमेट रोहन का मूड कुछ खराब लग रहा था। रोहन ने कैजुअली कहा, यार आज ऑफिस में दिन खराब गया। संदीप ने सोचा, पहले होता तो मैं कह देता, अरे चिल कर ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज एम्पैथी प्रैक्टिस करनी है। उसने पूछा, क्या हुआ, कुछ स्पेसिफिक वजह थी? रोहन ने कुछ हेसिटेशन के बाद बताया कि उसे क्लाइंट से पड़ी थी। इस बार संदीप ने ना तो एडवाइस दी, ना उसे हल्के में लिया। उसने बस कामली जवाब दिया, यार यह सुनकर बुरा लगा। क्लाइंट समटाइम्स अनरीजनेबल हो जाते हैं, लेकिन तेरी मेहनत मुझे पता है। तू अपना काम ऑनेस्टली कर रहा है और यह बस एक बैड डे था। रोहन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। थैंक्स यार, उसने कहा। संदीप को पहली बार एम्पैथी का मीनिंग समझ में आया। समटाइम्स लोगों को बस सुने जाने की जरूरत होती है। तीसरा प्रिंसिपल था ऑटोनॉमी। इसमें लिखा था कि लोगों को उनका स्पेस देना और उनके चॉइसेस का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। किसी पर अपने आइडियाज थोपने से कनेक्शन बिल्ड नहीं होता। संदीप को लगा यह प्रिंसिपल उसकी जिंदगी में कम यूज होता था। अक्सर वह अपने छोटे भाई को एडवाइस देता रहता था, कभी करियर के बारे में, कभी उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर। भाई सुनता तो था, लेकिन ज्यादातर अवॉइड कर देता था। इस बार उसने कॉन्शियसली कोशिश की। उसने अपने भाई को कॉल किया और सिर्फ यह पूछा, तेरा क्या प्लान है अगले साल? भाई ने कुछ हेजिन होकर कहा, पता नहीं, सोच रहा हूं, शायद एमबीए कर लो।
पहले होता तो संदीप तुरंत कहता MBA ठीक है, लेकिन पहले कुछ एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। लेकिन इस बार उसने सिर्फ कहा, अच्छा, यह अच्छा ऑप्शन लग रहा है। तूने किसी कॉलेज के बारे में सोचा है? भाई की टोन में पहली बार एक्साइटमेंट था। उसने कॉलेज के नाम गिनाए और अपने प्लान्स डिस्कस करने लगा। संदीप को महसूस हुआ कि ऑटोनॉमी देने से लोग खुद अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यह प्रिंसिपल उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पावरफुल निकला। चौथा प्रिंसिपल था रिफ्लेक्शन। इसमें रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के बारे में बताया गया था। यह ऐसा तरीका था जिसमें आप एक्टिवली सुनते हो और सामने वाले की बात को समर्थन करके दोहराते हो। इसका मकसद था कि सामने वाले को यह महसूस हो कि आप उसकी बात जेन्युइनली समझ रहे। संदीप ने इसे अगले दिन आजमाने की सोची। उसकी दोस्त नेहा का ब्रेकअप हुआ था और वह उससे बात करने आई। पहले होता तो संदीप कहता, तू इतनी परेशान क्यों है, फॉरगेट हिम, मूव ऑन नितिन। लेकिन अब उसने अपने रिस्पॉन्स को चेंज किया। नेहा ने कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ। क्या सच में मैं ऐसा करती हूँ? संदीप ने कामली जवाब दिया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। नेहा ने कुछ सोचकर कहा, एग्जैक्टली, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वह मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता। संदीप ने फिर कहा, और इसलिए तुम हर्ट फील कर रही हो क्योंकि तुमने कोशिश की लेकिन वह रेसिप्रोकेट नहीं कर पाया। नेहा की आंखों में एक रिलीफ था। उसने कहा, हाँ हाँ, एग्जैक्टली, यही थैंक्स। संदीप, तूने मुझे पहली बार ऐसा महसूस करवाया कि मैं गलत नहीं हूं। संदीप को लगा कि रिफ्लेक्शन सिर्फ सुनने का तरीका नहीं है, यह सामने वाले को समझने और उन्हें वैलिडेट करने का भी एक तरीका है। उस रात संदीप ने किताब बंद की और सोचा, यार, यह 4 प्रिंसिपल्स तो लाइफ चेंज करने वाले हैं। उसने ठान लिया कि वह इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन सवाल था, क्या यह प्रिंसिपल्स हर सिचुएशन में काम करेंगे और क्या यह मुझे मेरी खुद की लाइफ में क्लैरिटी देंगे? संदीप के दिमाग में ये प्रिंसिपल्स अभी भी घूम रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उसने इन्हें अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश की थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह प्रिंसिपल्स धीरे धीरे उसकी सोच और लोगों से इंटरेक्ट करने के तरीके को बदल रहे। अब वह कुछ ज्यादा अवेयर रहने लगा था कि वह क्या बोलता है, कैसे बोलता है और दूसरों को कैसे सुनता है। एक शाम वह फिर किताब लेकर बैठा। उसने अगले चैप्टर का पेज पलटा। टाइटल था अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स थ्रू एनिमल मेटाफोर्स। संदीप को हल्की मुस्कान आई। अच्छा, अब यह कम्युनिकेशन स्टाइल्स को जानवरों से कंपेयर कर रहे हैं। देखते हैं क्या नया सीखने को मिलता है। किताब में पहला कम्युनिकेशन स्टाइल था टीरेक्स कॉन्फ्रेरे सिक पार्क के। वह विजुअल्स आने लगे जहां टीरेक्स दहाड़ हुए सब कुछ तोड़-फोड़ कर रहा था। किताब में लिखा था कि टीरेक्स स्टाइल में बात करने वाले लोग डोमिनेंट और अग्रेसिव होते हैं। हाई स्टेक सिचुएशंस में कम्फ्रे कभी-कभी दूसरों को अनकंफर्ट बना सकती है। संदीप ने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसा हूं? फिर उसने सोचा, नहीं यार, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन ऐसा स्टाइल में ऑफिस में कुछ लोगों में देख चुका हूं। उसने अपने ऑफिस के टीम लीडर विक्रम को याद किया। विक्रम अक्सर मीटिंग्स में लाउड हो जाता था। अगर कोई टारगेट मिस हो जाए तो वह इतना कॉन्फ्रेंस हो जाता था। एक बार संदीप ने देखा था कि एक जूनियर मीटिंग के बाद रो पड़ा था। लेकिन किताब ने यह भी समझाया कि टीरेक्स स्टाइल पूरी तरह से बुरा नहीं है। इसे हाई प्रेशर सिचुएशन में यूज करना सही हो सकता है, लेकिन इसे बैलेंस करना जरूरी है। संदीप ने सोचा, अगर मैं विक्रम से कभी इस बारे में बात करूं तो शायद मैं उसे यह समझा सकता हूं कि उसकी अग्रेशन का इम्पैक्ट बाकी लोगों पर कितना होता है। लेकिन उसे डिफेंसिव हुए बिना कैसे समझाऊं? उसने ठान लिया कि इसे रियल लाइफ में टेस्ट करेगा। अगला स्टाइल था लायन कंट्रोल। किताब में लिखा था कि लायन स्टाइल में बात करने वाले लोग अथॉरिटेट होते हैं। वह लीडर्स की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव, लेकिन कभी कभी नर्चरिंग भी। लायन कम्युनिकेशन अक्सर लोगों को इंस्पायर करता है, लेकिन कभी कभी यह नेड भी लग सकता है। संदीप ने सोचा, क्या मैं लायन की तरह कम्युनिकेट करता हूँ? उसे एहसास हुआ
कि वह कभी कभी अपने छोटे भाई के साथ ऐसा करता था। जब भाई उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताता था तो संदीप हमेशा उसे सॉल्यूशंस देने लगता था। उसे लगता था कि वह एक प्रोटेक्टिव बिग ब्रदर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन कई बार उसका भाई इरिटेट हो जाता था। किताब में एक लाइन थी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट नोइंग व्हेन टू स्टेप बैक। संदीप को लगा, शायद मुझे यह बैलेंस सीखना होगा। अपने भाई को एडवाइस देने से पहले उसकी ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करना होगा। तीसरा स्टाइल था माउस कैपेट। इसमें बताया गया था कि माउस स्टाइल के लोग पैसिव और सबमिसिव होते हैं। वह कम फ्रॉग। संदीप को इंटेंटली एहसास हुआ कि यह स्टाइल वह खुद अडॉप्ट करता है। कई बार वह अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में चुप हो जाता था, सिर्फ इसलिए कि उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। उसे याद आया कि एक बार उसके दोस्त ने उसे पैसे उधार मांगे थे और संदीप को पता था कि वह पैसे वापस नहीं करेगा। फिर भी उसने मना नहीं किया क्योंकि वह कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता था। बाद में जब पैसे वापस नहीं आए तो उसे खुद पर गुस्सा आया। किताब ने लिखा था कि माउस स्टाइल कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर इसे हैबिट बना लिया जाए तो यह आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचा सकता है। संदीप ने खुद से वादा किया कि वह अपनी बाउंड्रीज रखना सीखेगा। अंत में किताब ने मंकी कोऑपरेट स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। मंकी स्टाइल वाले लोग कोलैबोरेटिव और प्लेफुल होते हैं। वह दूसरों को कंफर्टेबल फील कराते हैं और टीम वर्क को इनकरेज करते हैं। संदीप को यह स्टाइल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा, क्या मैं कभी ऐसा हूं? उसे अपनी एक पुरानी मीटिंग याद आई। वह एक टीम प्रोजेक्ट था। सभी लोग टारगेट से पीछे चल रहे थे। उस वक्त उसने मजाक मजाक में सबको मोटिवेट किया था। उसने कहा था, चलो हम सब मिलकर इसे रैप अप करते हैं। जिस दिन टारगेट पूरा होगा उस दिन मेरी तरफ से चाय समोसे। उसका मजाक उस दिन काम कर गया था। सभी लोग रिलैक्स्ड हो गए और एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। उसे समझ आया कि मंकी स्टाइल हर किसी के साथ काम करता है। यह स्टाइल सामने वाले को इजी में रखता है और ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है। किताब ने आगे बताया कि इन चारों स्टाइल्स का कोई भी इंसान मास्टर नहीं होता। हर कोई किसी सिचुएशन में अलग स्टाइल अपना सकता है। असली समझ यह है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को सिचुएशन और सामने वाले इंसान के हिसाब से अडेप्ट करें। संदीप ने यह लेसन पढ़ने के बाद एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उसने अपने ऑफिस और दोस्तों के बीच लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखना चाहा कि कौन किस कम्युनिकेशन स्टाइल को फॉलो करता है। पहला टारगेट था उसका ऑफिस। उसने विक्रम को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि विक्रम ज्यादातर टीरेक्स की तरह बिहेव करता है। लेकिन एक दिन विक्रम ने टीम के एक जूनियर की गलती को कामली समझाया। वह दिन था जब संदीप को समझ आया कि हर इंसान अपने अंदर अलग अलग स्टाइल्स कैरी करता है। संदीप ने खुद भी अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब उसकी माँ ने उससे पूछा, तू शादी के बारे में कब सोचेगा? पहले होता तो वह माउस बनकर ऑकवर्ड साइलेंस में बात टाल देता, लेकिन इस बार उसने लायन और मकी स्टाइल्स को कंबाइन किया। उसने कामली कहा, माँ, मुझे पता है कि आप मेरी शादी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मुझे अभी कुछ और समय चाहिए। जब सही वक्त होगा तो मैं खुद आपको बताऊंगा। तब तक आप रिलैक्स करो। माँ कुछ शांत हो गई। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, तू खुश रह। बस यही चाहती हूँ। हर दिन वह कुछ नया सीख रहा था। उसे लगा कि कम्युनिकेशन स्टाइल्स का यह कॉन्सेप्ट सिर्फ बातचीत के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को गहराई से समझने का तरीका था। उसने अपनी दोस्त नेहा के साथ इसे टेस्ट किया। नेहा फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बातें कर रही थी। पहले होता तो संदीप उसे मकी स्टाइल में कंफर्ट देने लगता, लेकिन इस बार उसने माउस की तरह शांत रहकर उसे खुद बात करने दी। उसने देखा कि नेहा को अपनी फीलिंग्स शेयर करने का स्पेस मिला। जब वह बात खत्म कर चुकी तो संदीप ने लायन स्टाइल में उसे कॉन्फिडेंस दिया। उसने कहा, नेहा, तूने जो भी किया वह सही था। अब बस आगे बढ़ने की जरूरत है। नेहा ने पहली बार उससे कहा, संदीप, तू सच में मुझे समझने लगा है। थैंक्स। उस दिन किताब का यह लेसन खत्म करते हुए संदीप ने महसूस किया कि हियर प्रिंसिपल्स और कम्युनिकेशन स्टाइल्स दोनों कनेक्टेड थे।
वह जान गया था कि कनेक्शन सिर्फ ऑनेस्टी या एम्पैथी से नहीं बनता, बल्कि यह भी समझने की जरूरत है कि सामने वाला इंसान किस स्टाइल में कम्युनिकेट कर रहा है और हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कहानी अब भी अधूरी थी। संदीप के दिमाग में अब एक और सवाल उठ रहा था, क्या यह कम्युनिकेशन स्टाइल्स हर सिचुएशन में इफेक्टिव होंगे और क्या इन्हें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में यूज किया जा सकता है। उसने किताब का अगला चैप्टर खोल लिया। संदीप ने किताब का अगला पन्ना पलटा और इस बार जो टाइटल उसकी आंखों के सामने आया उसने उसे रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, सुनना। उसने खुद से सवाल किया, यह कौन सी बड़ी बात है, हम तो रोज सुनते ही हैं। किसी के बोलने पर ध्यान देना, यही तो सुनना है ना। लेकिन जैसे जैसे उसने पन्ने पलटकर पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि सुनना सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से होता है। और शायद यह वही चीज थी जो वह अब तक ठीक से नहीं कर रहा था। किताब ने शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से की थी, मोस्ट पीपल लिसन टू रिप्लाई नॉट टू अंडरस्टैंड। संदीप को यह पढ़कर कुछ अजीब लगा। वह खुद से सोचने लगा, क्या मैं ऐसा करता हूं? जब भी कोई मुझसे कुछ कहता है, क्या मैं सिर्फ जवाब देने के लिए सुनता हूं? उसे याद आया कि कई बार नेहा जब अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती थी तो वह बस तुरंत कोई एडवाइस देने लगता था। शायद वह यह सोचे बिना बोलता था कि नेहा को उसकी एडवाइस चाहिए भी या नहीं। फिर उसे अपनी माँ याद आई। जब भी माँ उससे किसी फैमिली मुद्दे के बारे में बात करती, वह जवाब में अक्सर कह देता, माँ यह सब छोड़ो, आप ज्यादा सोचती हो। अब उसे महसूस हो रहा था कि यह जवाब शायद माँ को समझाने के लिए नहीं बल्कि बात जल्दी खत्म करने के लिए थे। वह सच में कभी उनकी फीलिंग्स नहीं समझता था। किताब में इस बात पर जोर दिया गया था कि लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, और इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप चुपचाप किसी की बात सुन लें। इसमें दो चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, सामने वाले की बातों को सही तरीके से समझने की कोशिश करना, और दूसरी, उन्हें यह महसूस कराना कि उनकी बात का वजन है। संदीप ने अगले दिन से इसे अपनी जिंदगी में आजमाने की ठानी। सबसे पहला मौका उसे ऑफिस में मिला। उसकी टीम में एक जूनियर, पायल, पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान दिख रही थी। पायल ने आखिरकार उसके पास आकर कहा, संदीप, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? पहले होता तो संदीप उसे फटाफट कोई सलूशन दे देता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसने कहा, हाँ पायल, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। पायल ने धीरे धीरे अपनी बातें बतानी शुरू की। वह कह रही थी कि कैसे उसे लगता है कि उसकी मेहनत को टीम में सही से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। संदीप ने उसकी बात को बीच में काटने की बजाय उसे पूरा बोलने दिया। उसने पहली बार खुद को सिर्फ सुनने के लिए ट्रेन किया। जब पायल चुप हो गई, तब उसने कामली पूछा, तो तुम्हें लगता है कि तुम अपना बेस्ट दे रही हो, लेकिन शायद टीम में कोई इसे नोटिस नहीं कर रहा। पायल ने सिर हिलाया और उसने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, यस एग्जैक्टली, मुझे लगा कि आप मुझे समझेंगे। उस बातचीत के बाद पायल विजिबली रिलैक्स थी और संदीप को पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ सुनना ही कितना पावरफुल हो सकता है। किताब ने अगले सेक्शन में समझाया कि सुनने के 3 लेवल्स होते हैं। बैक सरफेस लिसनिंग, इसमें आप बस किसी की बातों को सुनते हैं लेकिन उनका डीपर मीनिंग नहीं समझते। यह सबसे बेसिक लेवल है। 2, इंगेज्ड लिसनिंग, इसमें आप एक्टिवली सुनते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज या छोटे छोटे एफर्मेशन से यह दिखाते हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि आई सी या हम ओके। 3, एम्पैथेटिक लिसनिंग, यह सबसे एडवांस लेवल है। इसमें आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हैं। लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसने एम्पैथेटिक लिसनिंग का पहला असली टेस्ट अपनी माँ के साथ किया। उस शाम माँ ने फिर एक बार उससे कहा, संदीप, तुम्हारे पापा की रिटायरमेंट करीब है। मैं सोच रही थी कि हम कुछ सेविंग्स की प्लानिंग करें, लेकिन तुम्हारे पापा कहते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। पहले होता तो संदीप यह कहता, माँ आप टेंशन मत लो, पापा को सब पता है। लेकिन इस बार उसने एम्पैथेटिक लिसनिंग की कोशिश की। उसने पूछा, माँ आपको लगता है कि अगर अभी प्लानिंग नहीं की तो बाद में परेशानी हो सकती है? माँ ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, मुझे यही डर रहता है। मुझे यह भी लगता है कि तुम्हारे पापा
हर बात को हल्के में लेते हैं। मनदीप ने उनकी बात को समझते हुए कहा, आपको लगता है कि पापा आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते और शायद आपको अकेले ही सब सोचना पड़ रहा है। माँ ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में पहली बार एक रिलीफ दिखा। हाँ, बिल्कुल यही बात। तुमने मेरे मन की बात समझ ली। उस दिन माँ और पापा ने सेविंग्स प्लान पर डिस्कस किया और संदीप को लगा कि सिर्फ सुनने से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। किताब में एक और बात जो उसे बहुत पसंद आई वो यह थी कि एक्टिव लिसनिंग सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑफिस में अक्सर उसकी मीटिंग्स में आर्गुमेंट हो जाते थे। लोग एक दूसरे को सुनने की बजाय अपनी बात मनवाने में लगे रहते थे। अगले हफ्ते जब एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान दो कॉलीग आपस में भिड़ने लगे तो संदीप ने इंटरव्यू किया। उसने दोनों को शांत किया और कहा, ठीक है, पहले हम आपकी बात सुनते हैं, फिर हम उनकी बात समझेंगे। उसने दोनों को बारी बारी से अपनी बात रखने दी और जब दोनों ने अपनी बातें खत्म की तो उसने सराइज किया, तो आप दोनों का कहना यह है कि हमें अप्रोच में कुछ बदलाव करना चाहिए, लेकिन डिसएग्रीमेंट सिर्फ टाइमलाइन पर है ना? दोनों कॉलीग ने सहमति में सिर हिलाया। वह बहस जो एक बड़ा आर्गुमेंट बन सकती थी सिर्फ संदीप के सुनने की वजह से खत्म हो गई। संदीप ने किताब के आखिरी हिस्से में पढ़ा कि सुनना बस हर बात से सहमत होने के बारे में नहीं है, यह सुनने के बारे में है कि दूसरे व्यक्ति को सुना जा रहा है। इसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसे अब समझ आ गया था कि हर इंसान को अपनी बात कहने का मौका चाहिए और जब कोई उनकी बात समझने की कोशिश करता है तो वह नेचुरली डिफेंसिव होने से बच जाते हैं। उसने इस नए स्किल का इस्तेमाल अपनी दोस्त नेहा के साथ भी किया। नेहा ने एक दिन उसे कॉल किया और अपने बॉस की शिकायत करने लगी। पहले होता तो संदीप उसे कहता, यार बॉस की बातों पर इतना ध्यान मत दिया कर, लेकिन इस बार उसने बस सुना। मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरी कैपेबिलिटीज पर भरोसा ही नहीं करता। संदीप ने एम्पैथेटिकली जवाब दिया, तो तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें अपना काम करने की आजादी नहीं दे रहा और इसलिए तुम अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हो। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, एग्जैक्टली यार, तूने मेरी फीलिंग्स को दिन के बाद समझा। संदीप को लगा कि सुनना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक आर्ट है। उसने खुद से वादा किया कि वह सिर्फ बोलने से पहले सुनने की प्रैक्टिस करेगा और सबसे बड़ी बात, वह इस आर्ट को दूसरों के साथ भी शेयर करेगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। संदीप के मन में अब एक और सवाल उठ रहा था, क्या एक्टिव लिसनिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में भी काम कर सकता है और क्या यह दूसरों के हिडन इमोशंस को समझने में मदद कर सकता है? उसने किताब का अगला चैप्टर खोल लिया। संदीप को किताब पढ़ते पढ़ते अब एक आदत सी हो गई थी। हर नए चैप्टर के साथ उसे ऐसा लगता कि वह अपनी ही किसी कमी या जिंदगी के एक अनदेखे हिस्से को समझने लगा है। इस बार जो उसने पढ़ना शुरू किया वह कुछ चौंका देने वाला था। चैप्टर का नाम था मैनेजिंग रिएक्टेंस इन कम्युनिकेशन। पहले उसे रिएक्टेंस शब्द को कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा, रिएक्टेंस यह क्या होता है? लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसे एहसास हुआ कि यह चीज उसकी जिंदगी में कितनी बार घट चुकी है। किताब में रिएक्टेंस को समझाते हुए लिखा था कि यह वह स्थिति होती है जब किसी इंसान को लगता है कि उनकी ऑटोनॉमी यानी उनकी खुद की आजादी किसी और के द्वारा छीनी जा रही है। ऐसी स्थिति में वह लोग आमतौर पर वही करते हैं जो उनसे मना किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपनी आजादी को साबित करना चाहते हैं। संदीप को सबसे पहला ख्याल अपने छोटे भाई राहुल का है। राहुल 12वीं में था और अक्सर पढ़ाई को लेकर लापरवाह रहता था। माँ हमेशा उसे पढ़ने के लिए कहती रहती और राहुल उतना ही पढ़ाई से दूर भागता। माँ जब गुस्से में कहती, राहुल अगर इस बार मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम तुम्हें किसी कोचिंग में डाल देंगे, तो राहुल का जवाब होता, जो करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं होता। अब किताब में जो बात सामने आई उसने उसमें लिखा था कि जब हम किसी को डायरेक्ट एडवाइस या क्रिटिसिज्म देते हैं तो सामने वाला इंसान नेचुरली डिफेंसिव हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ऑटोनॉमी को चैलेंज किया जा रहा है और यही रिएक्टेंस का कारण बनता है। संदीप को तुरंत समझ आ गया कि राहुल की पढ़ाई से भागने की वजह उसकी लेजन से नहीं बल्कि रिएक्टेंस हो सकती है। किताब ने
रिएक्टेंस को मैनेज करने का एक शानदार तरीका बताया, ऑफर चॉइस इंस्टेड ऑफ कमांड्स। इसमें कहा गया था कि अगर आप किसी इंसान को ऑप्शंस देंगे तो वह खुद को एम्पावर्ड महसूस करेगा। वह आपके सुझाव को मजबूरी की तरह नहीं बल्कि अपनी चॉइस के रूप में देखेगा। संदीप ने इसे अगले ही दिन आजमाने का फैसला किया। राहुल उस शाम अपने कमरे में मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। संदीप ने कमरे में जाकर पूछा, भाई तेरा पढ़ाई का क्या प्लान है? राहुल ने बिना देखे जवाब दिया, कोई प्लान नहीं, जो होगा देखा जाएगा। पहले होता तो संदीप कहता, तू जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कुछ पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन इस बार उसने स्ट्रेटेजी बदली। उसने कहा, देख तेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो तू अभी 2 घंटे पढ़ ले और फिर आराम से गेम खेल, या फिर सुबह जल्दी उठकर पूरा दिन पढ़ाई कर। जो तुझे बेहतर लगे वो कर। आर्य ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, भाई अभी पढ़ लेता हूं। वैसे भी सुबह जल्दी उठने का प्लान कभी काम नहीं करता। संदीप को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही राहुल था जो हमेशा माँ की बातों का उल्टा करता था। उसे समझ आ गया था कि चॉइसेस देने से लोगों को लगता है कि वह अपने फैसले खुद ले रहे हैं और उनकी ऑटोनॉमी बनी रहती है। किताब ने रिएक्टेंस का एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया था। क्रिटिसिज्म और फीडबैक में कहा गया कि जब हम किसी को सीधे क्रिटिसाइज करते हैं तो सामने वाला इंसान अपनी गलती को मानने के बजाय उसे डिफेंड करने में लग जाता है। संदीप को अपनी ऑफिस टीम के अनुभव याद आए। उसके एक कॉलीग अमित हमेशा डेडलाइंस मिस करता था। जब भी संदीप उससे कुछ कहता, अमित तुरंत जवाब में एक्सक्यूज देने लगता, यार वर्कलोड ज्यादा है, दूसरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, मैं अकेला क्या क्या संभालूं। किताब ने सुझाया था कि रिएक्टेंस को अवॉइड करने के लिए क्रिटिसिज्म को एडवाइस में बदलना चाहिए और उसे सामने वाले की चॉइस बना देना चाहिए। अगली बार जब अमित ने अपना काम पूरा नहीं किया तो संदीप ने उससे कहा, अमित मुझे पता है कि वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम मिलकर प्रायोरिटी तय कर सकते हैं। क्या आप पहले वाली डेडलाइन के साथ कंफर्टेबल हैं या आपको कुछ और टाइम चाहिए? अमित ने सरप्राइजिंगली शांत होकर कहा, ठीक है संदीप, मैं अगले 2 दिन में इसे खत्म कर दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो आपसे हेल्प मांग लूंगा। संदीप को लगा कि उसने पहली बार बिना किसी टेंशन के अमित से काम निकलवाया। किताब में एक और शानदार बात लिखी थी, रिएक्टेंस अक्सर कुछ ऐसे कहे जाने से ट्रिगर होता है, ना कि सामग्री के बारे में। इसका मतलब था कि कई बार समस्या आपके शब्दों में नहीं बल्कि आपके टोन या अप्रोच में होती है। संदीप को याद आया कि माँ जब राहुल से गुस्से में बात करती थी तो राहुल रिएक्टेंस दिखाने लगता था, लेकिन जब कभी माँ उससे प्यार से पूछती, बेटा तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए पढ़ाई के लिए, तो राहुल ज्यादा कोऑपरेटिव लगता था। संदीप ने इसे अपने दोस्तों के साथ भी ऑब्जर्व किया। उसकी दोस्त नेहा अक्सर अपने छोटे भाई को लेकर शिकायत करती थी, वह मेरी बात सुनता ही नहीं, जब भी मैं उसे कुछ कहती हूँ तो वह उल्टा जवाब देता है। संदीप ने उसे रिएक्टेंस के बारे में बताया और कहा, नेहा अगली बार उसे सीधा कमांड देने के बजाय उसे 2 ऑप्शंस देना, देखना वह ज्यादा कोऑपरेटिव होगा। नेहा ने 1 हफ्ते बाद उसे फोन करके कहा, यार तेरी बात सच में काम कर गई। जब मैंने अपने भाई से कहा कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे पूछा कि वह शाम को पढ़ाई करना चाहता है या सुबह, तो उसने खुद ही शाम को पढ़ाई करने की बात मान ली। किताब ने रिएक्टेंस को अवॉइड करने के 3 गोल्डन रूल्स भी दिए थे। पहला, यूज कोलैबोरेटिव लैंग्वेज। तुम्हें ऐसा करना चाहिए यह कहने के बजाय हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरा, फोकस ऑन पॉजिटिव आउटकम्स। क्रिटिसिज्म के बजाय कन्वर्सेशन को ऐसे दिशा में ले जाए जहां सामने वाला पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सके। तीसरा, शो एम्पैथी। सामने वाले को यह महसूस कराएं कि आप उनकी स्थिति समझते हैं। संदीप ने इन तीनों प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, संदीप मुझे तेरे पापा के साथ सेविंग्स की बात फिर करनी है, लेकिन वह हर बार इग्नोर कर देते हैं, तू ही बता क्या करूं? संदीप ने कामली जवाब दिया, माँ आप पापा को सीधा ना कहें कि उन्हें सेविंग्स शुरू करनी है, इसके बजाय उनसे पूछें कि वह किस तरह से फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। फिर उनके ऑप्शंस में
सेविंग्स का आइडिया इंक्लूड कर देना हो सकता है। वह खुद इस पर अग्री कर जाए। माँ ने वही किया। उस रात जब माँ और पापा ने बात की तो पापा ने पहली बार सेविंग्स के इम्पोर्टेंस पर सहमति जताई। संदीप को अब समझ आ रहा था कि कम्युनिकेशन का असली जादू इस बात में है कि आप लोगों को कैसे महसूस कराते हैं। वह यह जान गया था कि रिएक्टेंस को मैनेज करना सिर्फ बातचीत को स्मूथ बनाने के लिए नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। उसने किताब के अगले चैप्टर पर नजर डाली। अगला संदीप किताब के अगले पन्ने पर पहुंचा तो एक दिलचस्प टॉपिक उसकी आंखों के सामने आया, द रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसने मन ही मन सोचा, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन, यह तो हम हर दिन देखते हैं, इसमें सीखने जैसा क्या नया हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसे समझ में आने लगा कि अक्सर हम जो समझते हैं वह उतना आसान नहीं होता। किताब की पहली ही लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वर्ड्स अकाउंट फॉर ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन वाइल टोन एंड बॉडी लैंग्वेज मेक अप दी अदर 93%। संदीप ने रुक कर सोचा, तो क्या हम जो कहते हैं वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम कैसे कहते हैं और क्या दिखाते हैं। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया था, लेकिन नॉन वर्बल क्यूज जैसे जेस्टर्स, एक्सप्रेशंस और पोचर को शायद ही कभी नोटिस किया हो। किताब में आगे लिखा था कि अक्सर लोग अपने इमोशंस को शब्दों में नहीं बल्कि जेस्चर और एक्सप्रेशंस के जरिए जाहिर करते हैं, और यह क्यूज शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। संदीप ने इसे अपनी जिंदगी के कुछ वाक्यों से जोड़कर देखना शुरू किया। उसे तुरंत वह दिन याद आया जब नेहा उससे नाराज थी। उसने उससे पूछा था, तुम नाराज हो क्या? और नेहा का जवाब था, नहीं, लेकिन उसका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। नेहा की बाहें सीने पर क्रॉस थीं और उसकी आंखों में हल्की झुंझलाहट साफ झलक रही थी। संदीप को तब लगा था कि शायद उसने बात को ज्यादा तूल दे दिया, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि नेहा भले ही वर्बल मना कर दिया हो, लेकिन उसकी नॉन वर्बल क्यूज सच बोल रही थी। किताब में लिखा था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक, बॉडी पोस्चर, किसी का झुक कर बैठना, सीधे खड़े रहना या कंधों को ढीला छोड़ देना उनके कॉन्फिडेंस और मूड के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। 2, फेशियल एक्सप्रेशंस, अक्सर हमारी आंखें, भौं और मुस्कान हमारी सच्ची फीलिंग जाहिर कर देती हैं। 3, जेस्टर्स, हाथों का चलना, बार बार सिर खुजाना या पैर हिलाना सामने वाले की नर्वसनेस या एक्साइटमेंट को दिखा सकता है। 4, आई कांटेक्ट, किसी से आंख मिलाना या लगातार अवॉइड करना उनके कंफर्ट लेवल के बारे में बताता है। कि लोग मुझसे कभी कभी कहते हैं कि मैं अनइंटरेस्टेड लगता हूँ, मैं अक्सर किसी से बात करते हुए इधर उधर देखता हूँ। उसने तुरंत इस पर अमल करने की ठानी। पहला मौका अगले दिन ऑफिस में मिला। एक टीम मीटिंग के दौरान उसकी जूनियर पायल अपनी नई प्रेजेंटेशन पर फीडबैक मांग रही थी। पायल ने कहा, सर मुझे लगता है कि यह स्लाइड्स काफी कंसीन है, क्या आप अग्री करते हैं? पहले होता तो संदीप सिर्फ वर्बल फीडबैक देता, लेकिन इस बार उसने पायल के बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया। उसने देखा कि पायल अपनी बात कहते हुए बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसका चेहरा कुछ झिझक हुआ लग रहा था और उसने शायद ही किसी से आंखें मिलाई। संदीप ने पूछा, पायल तुम्हें लगता है कि यह स्लाइड्स कंसाइनर सा तो नहीं लग रहा, कि कुछ मिसिंग है? पायल ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे वह बस इसी सवाल का इंतजार कर रही हो। उसने कहा, हाँ सर, मुझे लगता है कि कुछ डेटा पॉइंट्स और डालने चाहिए, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि क्या जरूरी है। संदीप को समझ में आ गया कि पायल वर्बल तो कॉन्फिडेंट दिखना चाह रही थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज इनसिक्योरिटी को बयां कर रही थी। अगर उसने इसे नोटिस नहीं किया होता तो वह शायद इसे ओवरलुक कर देता। अपनी भी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बातें भले ही सही कह रहे हों, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज इसे अंडरमाइन कर देती है। संदीप को याद आया कि एक बार उसने अपने बॉस से प्रमोशन के बारे में बात की थी। वह वर्बल कॉन्फिडेंट था, लेकिन शायद उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया। उसे अब याद आ रहा था कि उस दिन उसके कंधे झुके हुए थे
और उसने शायद ही अपनी बॉस से आंख मिलाई हो। उसकी आवाज धीमी थी और उसने अपने हाथों को बार बार कुर्सी पर रखा था। अब उसे समझ में आया कि उसकी बॉस ने उस वक्त शायद उसके शब्दों पर कम और उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान दिया होगा। किताब ने आगे बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 3 प्रिंसिपल्स हैं। एक कॉन्ग्रुअस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और शब्दों में तालमेल होना चाहिए। अगर आप वर्बल कुछ और कह रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बयां कर रही है, तो लोग आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। 2, कल्चरल सेंसिटिविटी। अलग अलग संस्कृतियों में जेस्टर्स और एक्सप्रेशंस का मतलब अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में सिर हिलाना सहमति का प्रतीक है, लेकिन पश्चिमी देशों में यह कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। 3, सिचुएशनल अवेयरनेस। नॉन वर्बल क्यूज को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना जरूरी है। किसी का आर्म्स क्रॉस्ड होना ठंड की वजह से हो सकता है, न कि हॉस्टिलिटी की वजह से। अजीब ने तय किया कि वह इन प्रिंसिपल्स को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में लागू करेगा। तो फ्रेंड्स, आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। यदि यह कहानी आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़िए ऑडियो बुक गैंग से, जहां शब्द केवल सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। फिर मिलेंगे अगली पुस्तक की गहराइयों में। जय हो।